नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि WHO ने जिनीवा में आज अपनी ब्रीफिंग दी, जिसमें उसने कहा कि अगर हमने एकजुटता दिखाई तो कोरोना वायरस संकट से पूरी दुनिया उबर सकती है। साथ ही WHO ने चेताया भी कि अगर हमने जल्द ही कोरोना वायरस पर विजय नहीं पाई तो आने वाला वक्त खतरनाक हो सकता है। हम जानेंगे कि भारत में क्या स्थिति है कोरोना वायरस की। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों में कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, सरकार की ओर से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बताएंगे आज है पृथ्वी दिवस। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जुटे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर अब कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने तय किया है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला या उनके खिलाफ हिंसा अब गैर जमानती अपराध होगा। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने महामारी कानून 1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। अध्यादेश में डॉक्टरों पर हमला करने वालों के लिए 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, अगर डॉक्टरों के किसी सामान या गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई तो उसकी दोगुनी कीमत वसूलने का प्रावधान भी है। साथ ही दोषियों पर 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। गंभीर हमलों के मामले में 6 महीने से 7 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। डिसीजेस एक्ट 1897 बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। यह संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 मंथ टू 7 इयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोडा पिछले 2 साल से इस एक्ट के लिए प्रतियत रही है। एज अ प्रेसिडेंट मैं भी इस कमेटी का एक बार पार्ट रहा था, पिछले जो साल कमेटी कही गई थी, और ये बहुत वेलकमिंग स्टेप है। इस टाइम की जो सिनारियो चल रहा है, जो अटैक्स हो रहे हैं, डॉक्टर को वैंडलाइज किया जा रहा है, ये वाली सारी चीज़ें डॉक्टरों की सेफ्टी, बस डॉक्टरों की नहीं, नर्सिंग्स की, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी, जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनकी, जो काम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, इन सब का मॉरल बूस्ट करेगा। एंड हम गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि ये बहुत अर्जेंट मैटर पे इन्होंने डिसीजन दिया है। Any violence or any unwanted misbehavior by people against health workers, against policemen, against press, those who are on the forefront to fight this corona crisis, is highly deplorable. And ordinance of central government is absolutely justified. I congratulate the authorities, those who have taken this.
इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मेरे सहयोगी पंचानन मिश्रा से। पंचानन, कैबिनेट ने जो ये मीटिंग ली है, जिस तरह से डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे थे, उसे अब दंडात्मक प्रावधान के तहत ले आया गया है। किस तरह से देखें इस फैसले को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में जो आज का सबसे अहम फैसला था वो ये था कि एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट, जो कि 1897 का कानून है, अंग्रेज़ों के समय का कानून है, उसमें संशोधन करके अध्यादेश लाया जा रहा है। और अध्यादेश इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि अभी हमने देखा है कि जिस तरह से कोरोना के मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्यकर्मी अगर किन्हीं के घर या मोहल्ले में जाते हैं या फिर अस्पताल में ही, तो उनके ऊपर कई बार हमले होते हैं और इसमें स्वास्थ्यकर्मी न सिर्फ घायल होते हैं बल्कि साथ साथ कोरोना से जो निपटने की जो एक स्पिरिट है उस पर भी आघात होता है। तो ये एक इससे निपटने के लिए और डॉक्टर्स जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक जो 1897 का कानून है उसमें बदलाव किया गया है और उस बदलाव के लिए अध्यादेश सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई है और इस ऑर्डिनेंस में कड़े प्रावधान दंडात्मक किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका अब कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, यानी संज्ञान लिया जाएगा और संज्ञान के साथ साथ दंडात्मक भी होगा। और इसमें जो सज़ा है वो जो अगर उसकी जो तीव्रता है वो 3 महीने से लेकर और अधिक से अधिक 7 साल की सज़ा हो सकती है। और बहुत गंभीर मामलों में यहाँ पर जो दंडात्मक प्रावधान है वो 5 लाख रुपए तक का भी रखा गया है और 5 के बाद अगर वो किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं या अस्पताल के किसी गाड़ी को नुकसान पहुँचाते हैं, एम्बुलेंस को नुकसान पहुँचाते हैं, तो 7 लाख तक का उसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इन कड़े प्रावधानों को इस अध्यादेश के ज़रिए सरकार यहाँ पर लागू करने की कोशिश में है क्योंकि देश भर में पूरा एक जो माहौल है इस समय कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, सरकार अपनी कोशिश कर रही है, स्वास्थ्यकर्मी अपनी कोशिश कर रहे हैं और लोग भी इसमें साथ दे रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर जब इस हिंसा की खबरें आती हैं उसके बाद से डॉक्टरों ने इसमें चिंता जताई थी। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों के साथ बैठक की, आज ही बैठक हुई थी जिसमें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होंगी। तो इन्हीं सब का मंथन करने के बाद कैबिनेट पर चर्चा हुई कैबिनेट में और उसमें ये जो प्रमुख बात निकल कर आई, इस अध्यादेश के जरिए अब कानून को लागू किया जाएगा, दंडात्मक प्रावधान भी किए जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे आगे घटनाएं ना हो, अगर होंगी तो उसको मिसाल के तौर पर लागू करके, कानून को लागू करके और दंड भी दिया जाएगा। और इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि आईपीसी का कानून देश में पहले से ही है, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया जाता है, साथ साथ एनडीएमए का जो कानून है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनका है, वो भी कानून है और वो सभी इसमें गवर्न होते हैं। लेकिन इसको विशेष तौर पर लाने का मकसद साफ नजर आता है कि स्वास्थ्य कर्मियों को आश्वस्त करना। बिल्कुल। और पंचानन, जिस तरह से देश के अलग अलग कोने से इस तरह की खबरें आती रही हैं कि जहां स्वास्थ्यकर्मी पहुंच रहे हैं जांच के लिए, इलाज के लिए, उन पर हमले होते हैं, तो जो प्रावधान किए गए हैं दंडात्मक, वो अध्यादेश के जारी होते ही किस तरह से लागू हो जाएगा और उसके अच्छे परिणाम जो हैं वो मिलने लग जाएंगे पूरे देश में? देखिए, इस अध्यादेश को लाने का मकसद तो जैसा मैंने आपको बताया ही है, लेकिन सरकार की जो एक बड़ी लड़ाई चल रही है इस समय कोरोना के खिलाफ, उसकी भी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश जावड़ेकर ने दी जो कैबिनेट के फैसलों के बारे में। और ये कहा कि पिछले 3 महीने में जो सरकार ने तैयारियां की हैं उसके बाद से 723 कोविड के हॉस्पिटल बन चुके हैं। इसके अलावा 1,86,000 बेड जो है वो अस्पतालों में तैयार किए गए हैं, 24,000 आईसीयू बेड तैयार हैं और इसके अलावा 12,190 वेंटिलेटर्स हैं, उनको तैयार किया गया है। और N95 मास्क की बात उन्होंने बताई कि N95 मास्क करीब 25 लाख अभी उपलब्ध हैं चिकित्सा कर्मियों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, और 2.5 करोड़ मास्क का ऑर्डर आगे कर भी दिया गया है। तो इस तरह की सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, लोगों को जागरूक करने का काम चल रहा है। लेकिन उसके बीच में अगर इस तरह के जो हमले होते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर, तो इसके लिए सरकार ने चिंता जताई थी और इसका जो असर होगा वो निश्चित तौर पर दूरगामी होगा। और इसको जो आपको मुख्य बात बतानी है कि इसके पहले भी कई घटनाएं ऐसी हुई जब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हुए हैं, लेकिन ये जो कानून लाया गया है, जो अध्यादेश लाया गया है, ये इस महामारी की दशा के लिए, यानी कि कोविड के लिए विशेष तौर पर लाया गया है। और यही वजह है कि इसमें एपिडेमिक डिजीज एक्ट में संशोधन करके इसको नया कानून बनाकर इसको लाया गया है और जिसका मकसद ही यही है कि इस दौरान अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, हमले की घटनाएं होती हैं या फिर किसी की आर्थिक क्षति होती है, तो उसके लिए दंड भी दिया जाए और भारी जुर्माना भी वसूल किया जाए, जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। पंचानन,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो हमारे संवाददाता पंचानन बता रहे थे कि कैबिनेट ने किस तरह से ये अहम फैसला डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के हक में लिया है, जिस तरह से पूरे देश में उनके ऊपर हमले हो रहे थे। लेकिन अब अगर कोई भी ऐसा करता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सजा का प्रावधान इसके लिए कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अब स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार दिए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही कोविड-19 के इलाज के लिए आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को देश के 723 कोविड अस्पतालों में इलाज मुहैया कराया जाएगा। आयुष्मान योजना के लाभार्थी, अभी समझो किसी को कोविड है तो वो कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के सूची में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगी और उसका खर्चा भी मिलेगा, उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो पीएम जय योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी कोविड नहीं है, नॉन कोविड बीमारी और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने कोविड-19 के खिलाफ आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि का इस्तेमाल 3 चरणों में किया जाएगा। As you know, there were post-facto sanction of 15,000 crore package, a special package for fighting COVID, and promulgation of Indian Medical Council, Central Council, and Homeopathic Central Council ordinances. So these are the issues today. और इससे पहले आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले की निंदा की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स से इस बारे में बातचीत की थी। तत्काल उच्च स्तरीय प्रतिक्रिया और सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए आईएमए ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को निरंतर जारी रखने के लिए प्रस्तावित विरोध वापस ले लिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में गृहमंत्री ने डॉक्टरों की अहम भूमिका की सराहना की। सुरक्षा के बारे में डॉक्टरों की सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गृहमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार डॉक्टरों और चिकित्सा क्षेत्र के कर्मियों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अमित शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों के सभी मुद्दों और चिंताओं का बारीकी से संज्ञान ले रहे हैं। गृहमंत्री ने डॉक्टरों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव, वरिष्ठ चिकित्सक और नीति आयोग के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कोरोना वायरस की रोकथाम, उपचार और प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कई कदम उठा रही है और इसके लिए केंद्र सरकार लगातार समीक्षा और निगरानी भी कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार कोविड-19 को लेकर एक टेलीफोनिक सर्वेक्षण करने जा रही है। इसमें नागरिकों को NIC के माध्यम से 1921 नंबर के जरिए मोबाइल फोन पर संपर्क किया जाएगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वो कोरोना वायरस के लक्षणों और फैलाव के बारे में उचित प्रतिक्रिया हासिल करने में सरकार की मदद करें। वहीं राज्यों से कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में प्रशासन और मीडिया के माध्यम से सर्वेक्षण और उसके मकसद के बारे में जनता को सूचित करें। इसी के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। बुखार,
थकान और सूखी खांसी कोविड-19 के सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों को शरीर में दर्द, नाक बंद होना, नाक बहना, गले में खराश और डायरिया जैसे लक्षण भी देखने को मिले हैं। कोविड-19 से संक्रमित होने पर कुछ मरीजों को सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायत भी होती है। डॉक्टर्स दिल की बीमारी, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की बात करें तो इस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 19.36 हो गई है। वहीं पूरे देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 19,984 हो चुकी है। इन कुल मामलों में अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो ये आंकड़ा 15,859 हो चुका है। वहीं अभी तक कोविड-19 से 3,959 लोग पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। पूरे देश में कोविड-19 से 652 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई और लॉकडाउन पर केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो केंद्र सरकार के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेगी। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने ये भी आश्वासन दिया है कि जमीनी स्थिति का आकलन करने गई केंद्रीय टीमों का वो पूरी तरह से सहयोग भी करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय टीम को बंगाल भेजने के फैसले का विरोध किया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि इन टीमों को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 35 के तहत केंद्र सरकार को मिले अधिकार के तहत भेजा गया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि राज्य में आई 2 अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमों के साथ सहयोग किया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश में कुछ जगहों पर लापरवाही के कारण तेजी से पैर पसार रहे कोरोना की रोकथाम के लिए गई केंद्रीय टीमों को स्थानीय प्रशासन ने सहयोग और जरूरी सुविधाएं नहीं दी थी। केंद्रीय टीमों को कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में जाने से रोका जा रहा था। उनको राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों से मिलने का अवसर नहीं दिया गया था और न ही जमीनी हालात का आकलन करने दिया जा रहा था। कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 3 कंपनियों को धन देने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा विभाग को कोविड-19 के इलाज और जांच के नए तरीके निकालने के लिए 13 प्रस्ताव भी मिले हैं। जिन 3 कंपनियों को मंजूरी मिली है उनमें कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। डीबीटी ने एक बयान में कहा कि इस तरह की मदद में से सुनिश्चित किया जा रहा है कि अलग अलग मंच पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां मिलकर तेजी से काम पूरा कर सकें। ये मिशन 2017 में टीकों और दवाओं के विकास में कंपनियों के समूह को मदद के लिए शुरू किया गया है। डीबीटी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग शोध सहायता परिषद ने कोविड-19 पर शोध के लिए आवेदन मंगाए थे। डीबीटी ने एक बयान में कहा कि पहले चरण के तहत शिक्षा संस्थानों और उद्योगों से लगभग 500 आवेदन मिले। बयान के मुताबिक इन आवेदनों की बहुस्तरीय समीक्षा जारी है और अब तक धन सहायता मुहैया कराने के लिए 16 प्रस्तावों की सिफारिश की गई है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय बीमा नियामक ने सभी बीमा कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम किश्तों में लेने की इजाजत दे दी है। इसके लिए बीमा नियामक ने सभी बीमा कंपनियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये सुविधा उन सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को दी जा सकती है जिनका रिन्यूअल 31 मार्च 2021 तक है। आगे चलकर बीमा कंपनी चाहें तो ये सुविधा ग्राहक के लिए बरकरार रख सकती है। आपको बता दें कि प्रीमियम का भुगतान मासिक, त्रैमासिक या छमाही किश्तों में किया जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर इस सुविधा के बारे में सारी जानकारी देनी होगी। साथ ही बीमा कंपनियों को ये हिदायत दी गई है कि वो इस सुविधा का फायदा देते वक्त ग्राहकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। गौरतलब है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का किश्तों में भुगतान की सुविधा पहले भी थी, लेकिन ये सुविधा कुछ गिनी चुनी पॉलिसीज तक ही सीमित थी।
कोरोना वायरस संकट को देखते हुए आज विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस महामारी को हराने के लिए पूरी दुनिया को एकजुटता दिखानी होगी। WHO के महानिदेशक टेड्रस गेब्रेयेसस ने कहा कि ये एक नया वायरस है और अगर हम एक रहे तो इस पर जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये खतरनाक वक्त है, इसलिए आपस में लड़ने की बजाय हमें एकता दिखानी होगी। WHO ने चेताया कि आने वाला वक्त और भी बुरा हो सकता है अगर हमने सही वक्त पर कोरोना वायरस को नियंत्रित नहीं किया, इसे खत्म नहीं किया। And if there is global solidarity, if we take this as a common enemy for humanity and give our best, of course understanding that this is a new virus and dangerous virus, we can win the fight. Without the two, without national unity and global solidarity, trust us, the worst is yet ahead of us. Let's prevent this tragedy. Please work together. Don't use this virus as an opportunity to fight against each other or score political punches. It's dangerous. It's like playing with fire. It's the political problem that may fuel further this pandemic. अब तक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 25 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 6,86,000 लोग इस वैश्विक महामारी के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि कोरोना वायरस का संकट बड़ा है। इस महामारी का सबसे बड़ा शिकार अमेरिका बना है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 2700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ अमेरिका में इस महामारी की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 45,000 के पार चला गया है, जो किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। कोविड-19 महामारी से अमेरिका में 75,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश इटली है। कोविड-19 का कहर इटली पर बुरी तरह से पड़ा है। इटली में 1,83,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इटली में 24,600 से ज्यादा लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। 51,600 से ज्यादा लोग इस संक्रमण से मुक्त होकर ठीक भी हो चुके हैं। इटली के बाद बात करते हैं तीसरे सबसे प्रभावित देश की। स्पेन में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2,04,000 से ज्यादा हो गया है। 82,000 से ज्यादा लोग स्पेन में कोरोना के खिलाफ जंग को जीत चुके हैं, जबकि 21,000 से ज्यादा लोग अपनी जान इस वायरस के कारण गंवा चुके हैं। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस चौथा देश है जहां कोरोना संक्रमण की वजह से 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस में कुल 1,59,000 लोग कोरोना संक्रमित हैं, तो 39,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं यूके में कोरोना वायरस से 1,30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 17,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 640 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। भारत में कोरोना संक्रमित मामलों का तेजी से पता लगाने के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनी SD बायोसेंसर रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट बना रही है। इसके लिए कंपनी ने हरियाणा के मानेसर में अपनी सब्सिडियरी कंपनी पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत में रैपिड टेस्टिंग किट की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए दक्षिण कोरियाई कंपनी ने भारत से हाथ मिलाया है। वर्तमान में कंपनी प्रति सप्ताह 5 लाख टेस्ट किट का निर्माण कर रही है, जिसे आने वाले वक्त में और बढ़ाया जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कंपनी द्वारा बनाई गई किट्स को पास कर दिया है। साथ ही इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की ओर से भी मंजूरी मिल चुकी है।
इसके अलावा औषध महानियंत्रक से भी कंपनी को उत्पादन शुरू करने की स्वीकृति हासिल हो चुकी है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में लंबा वक्त लगता है, लेकिन केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के पास से सभी औपचारिकताएं काफी कम वक्त में ही पूरी कर ली गईं। कंपनी रैपिड टेस्ट किट की पहली खेप हरियाणा सरकार को सौंप चुकी है। पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तो मानव जाति भी सुरक्षित रहेगी। सुरक्षा की इसी भावना को याद करते हुए पूरी दुनिया 22 अप्रैल यानी आज पृथ्वी दिवस मनाती है और कोरोना वायरस के इस संकट की घड़ी में पृथ्वी दिवस के मायने समझना और भी अहम हो जाता है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के कारण अधिकांश देशों में लॉकडाउन के चलते सड़कें खाली हैं, धुआं उगलने वाली फैक्ट्रियां बंद हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम नीला आसमान, साफ पानी और शुद्ध हवा है। शायद ये प्रकृति का साफ संकेत है कि अब समय आ गया है कि हम सभी लोगों को पृथ्वी को एक स्वच्छ और हरे भरे ग्रह के रूप में विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पृथ्वी को हरा भरा बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक का पावन कर्तव्य है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि हम विश्व अर्थ दिवस की 50वीं सालगिरह ऐसे समय मना रहे हैं जबकि सारा विश्व कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व आपदा से ग्रस्त है। इसने वैश्विक पर्यावरण के विषय में भी कुछ चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। विश्व भर में पूर्णबंदी ने दुनिया को रोक सा दिया है। प्रदूषण के स्तरों में कमी आई है और वायु स्वच्छ हुई है। इसने हमको आभास दिलाया है कि मानव ने किस हद तक पर्यावरणीय संतुलन को हानि पहुंचाई है। उन्होंने कहा है कि लोगों को उपभोक्तावादी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 महामारी के अनुभव के बाद हमें अपनी विकास और आर्थिक नीतियों की नए सिरे से समीक्षा करनी चाहिए और विकास की नई अवधारणा का विकास करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्व अर्थ दिवस 2020 का विषय क्लाइमेट एक्शन है। हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और सह अस्तित्व के लिए मानव और प्रकृति के बीच परस्पर निर्भरता को समझना चाहिए। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर धरती मां का आभार व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ग्रह को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए संकल्प लेने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी को हराने के लिए काम कर रहे सभी योद्धाओं का भी आभार जताया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पृथ्वी दिवस को लेकर देश और दुनिया में जागरूकता का अभाव है। कुछ पर्यावरण प्रेमी अपने स्तर पर कोशिश करते रहे हैं, लेकिन यह किसी एक व्यक्ति, संस्था या समाज की चिंता तक सीमित विषय नहीं होना चाहिए। अपनी व्यस्तता में व्यस्त इंसान अगर विश्व पृथ्वी दिवस के दिन ही थोड़ा बहुत योगदान दे दे तो धरती का कर्ज उतारा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। हम उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सभी दिशा निर्देशों का जरूर पालन कर रहे होंगे। नमस्कार।